बॉलीवुड में सॉन्ग हिट मशीन थे एंड फ्रॉम देयर नाउ इंटरनेट पे आप ट्रोल होना स्टार्ट हो गए बिकॉज आई टर्न एक्टर। क्यों एक्टिंग वाई जब आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो कॉन्फिडेंटली हंसते हैं, बोलते हैं कि यार क्या है, बट माई सन बिलीव्स, माई वाइफ बिलीव्स। ट्रोलिंग कब बॉदर करती है? जब आप फेलियर हो। आपका फर्स्ट ब्रेक सलमान खान ने दिया था। सलमान भाई ने मुझे एक मौका दे दिया, प्यार किया तो डरना क्या, में जो उन्होंने वादा किया था, एंड ही टोल्ड माई डैड दैट आई विल गिव हिमेश अ ब्रेक। आज के हमारे गेस्ट हैं हिमेश रेशमिया। आज उनका हमें रियल रॉ एंड इमोशनल साइड देखने को मिलेगा एंड उनकी लाइफ में फेलियर्स और सक्सेसेस कैसे रहे, क्या वो आज अपने आप को रीडिस्कवर कर पाएंगे, क्या वो अपनी जगह जैसे उन्होंने सिंगिंग में बनाई वैसे एक्टिंग में भी बना पाएंगे, इन सब चीज़ों पे बात करिए आज के एपिसोड। आज के ज़माने में जिस आपका कंपटीशन है 500,000 हिट देना पॉसिबल तब है जब उसके पास 1000 गाने हो। आज 99% 1000 गाने किसी के पास नहीं। रणबीर कपूर की पिक्चर में नॉर्मल गाना भी होगा, वो अपने स्टार पुल पे लेके जाएगा उस गाने। यू एंड इमरान हाशमी सॉलिड कॉम्बो थे, तो व्हाई डिड दैट स्टॉप? You actually don't fear anything. मेरे डैड 10 मिनट्स ही पास्ट अवे, इतना फेयर हो गया है तो मुझे मेरी मॉम के लिए वो फेयर हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए एक्चुअली मेरे डैड के साथ। दैट इज नॉट हियर एंड Are you okay? yeah, because I was missing him. Light note पे start करो। Yeah, super. Yes. जय माता दी, let's rock. आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। How's the success going on with the? All good. मैंने जो सब कुछ चाहिए था वैसा हुआ, but dad is not there. बस that is the only thing. No, he just passed away. Recently? September. और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए एक्चुअली। ये डैड के मोमेंट ही ऐसा है क्योंकि टाइमिंग ऐसा हो गया है ना मेरे डैड के साथ, that he is not here and अनकंट्रोल मेरे लिए सिचुएशन थोड़ा सा ऑड है। ये तो स्टार्ट में ही गड़बड़ हो गया है। Are you okay? You good? Yeah, because I was missing him. लाइट नोट पे स्टार्ट करो। Yeah, लाइट नोट एकदम super. यस। जय माता दी, लेट्स रॉक। ये कहाँ से आया था? लाइक हाउ डिड यू कम विद दिस हुक? Actually, I was on the show and we were doing this Saregama that time. Jai Mata Di, Let's Rock basically was my घराना। तो बात ये आई थी कि Let's Rock, रॉक घराना, because I was like a rock star and वो जो जोन था तो वो रॉक मेरे घराने का नाम था और उसमें से लेट्स रॉक बना और उसमें फिर सडनली मुझे लगा कि मैं आई शुड से इट्स सम, एक अंदर से एक आवाज़ आई और मैंने बोला जय माता दी, लेट्स रॉक, एंड दैट वाज द मोमेंट वेयर एवरीवन गॉट शॉक्ड के क्या बोला, बट सबको बहुत अच्छा लगा और वो एक वाइब थी, एक कनेक्ट था, एक इमोशनल कनेक्ट था, एंड इट जस्ट बिकेम माई पर्सनल एंथम। एंड मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ वैष्णो देवी जब भी जाता हूँ तब, तो वो एक कनेक्ट है जो मेरे साथ उस शो के ज़रिए ज़िंदगी का एक कनेक्ट बन गया, विच इज़ जय माता दी, लेट्स रॉक। मेरा तो हर एपिसोड में, हर सीज़न में, जहाँ पे भी मैंने हर म्यूज़िक शो किया है हर ब्रांड का, तो उसमें जो इमोशनल कनेक्ट है मेरा यही है कि यार उन बच्चों की जो उम्मीद है, जो वो जहाँ से आते हैं छोटे छोटे शहरों से, तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करके आते हैं यहाँ तक, वो लाइन में खड़े रहकर, वो ऑडिशंस देकर। अब उनकी सबसे बड़ी, उन लोगों को जो जहाँ प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है कि दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच द इंडस्ट्री, बिकॉज इंडस्ट्री एक अलग समुंदर है। वो उसमें कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनिक होने के साथ साथ
एक बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू होना भी बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ एक आर्टिस्ट हैं तो आप उस वक्त किसको क्या सुनाना है, उस सिचुएशन पे किस जोन में जाना है, बड़े से बड़ा कंपोज़र, बड़े से बड़ा सिंगर उस बात को जानता है, तब वो कहीं पहुंचता है। ऑर्गेनिकली बिल्कुल अनअवेयर होके अगर कभी 1 या 2 बार सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं उसके डायनामिक्स जो बिजनेस के हैं कि इस एक्टर पे, इस एक्सप्रेशन के साथ, वो सारी चीज़ें उनको नहीं मालूम है। वो लोग बहुत रॉ हैं, वो लोग आते हैं उस वर्ल्ड में कि बस सिर्फ म्यूज़िक देना है, ये गाना है। बट जब वो करते, व्हेन दे आर सो ऑर्गेनिक, कोई एक बंदा चाहिए जो उन्हें गाइड करे कि ये होना चाहिए, तो 1 सेकंड में बस वो पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की बात है, एंड देन दे शाइन। तो वो मैंने हमेशा किया। तभी वो तेरे घर में मुझे रोजी रोटी चाहिए, वो भी इतना दिल से निकला था कि क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कनेक्ट ही वो है कि वो अपने माँ बाप को खुश कर सकें। ट्रू। एंड यू सेड कि वो लोग इधर आके अगर गाइडेंस सही नहीं मिलता उनको तो इधर उधर बह जाते हैं। हाँ, राइट। दे वो बना लाइक दे कांट मेक इट, दे आर नॉट एबल टू मेक इट बिग। इम्पॉसिबल हो जाता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि रियलिटी शोज पे तो बहुत आई बॉल्स मिलती हैं, फिर बहुत आई बॉल्स मिलना अलग चीज़ है, और इट्स लाइक अगर मेरी नेजल सिंगिंग या हाई पिच मुझे पता है कि अच्छी है, तो मैं अपना लॉन्च उस एरा में करता हूँ जहाँ पर मिड रेंज की जो सिंगिंग है वो कंटिन्यूसली चल रही है और कोई भी उस लेवल पे हाई पिच में नहीं कर रहा है। तो टाइमिंग भी उतनी इम्पोर्टेंट है आशिक बनाया कि जो मैं जानता था या मेरे डैड जानते थे। तो अगर आज आशिक बनाया का गाना अगर से 2000 में आ जाता तो शायद उतना बड़ा हिट नहीं होता जो 2005 में हुआ, बिकॉज एक टाइमिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, because in the market if there is something which is going on and there is something which is just not there, and at that time my whole connect with Tere Naam and the emotional songs and what people were expecting me to do, and completely going against the tide in Ashik and going high pitch nasal and making it a completely club track, but it's a sad song. एंड वो पेन में वो गा रहा है, वो अपने क्राउड के साथ कनेक्ट भी नहीं कर रहा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कनेक्ट कर रहा है, और वो सारी चीज़ें उस वक्त उस दौर में बहुत नहीं थी। तो वो बहुत टाइमिंग, तो वो टाइमिंग जब एक नया बच्चा आता है कहीं से कुछ, तो वो इतना कैलकुलेटिव नहीं हो सकता। पता ही नहीं। कहीं ना कहीं माई डैड वॉज प्रोड्यूसर, a composer. He was the first person to introduce electronic instruments in India. तो very leading musician. तो वो एक माहौल हमको मिला था। आप एक बॉलीवुड में सॉन्ग हिट मशीन थे, पॉप कल्चर भी आपने पकड़ लिया था, इंडिपेंडेंटली भी आप बड़े बड़े कॉन्सर्ट कर रहे थे, वो यू आर एट द पिक, एंड फ्रॉम देयर नाउ इंटरनेट पे आप ट्रोल होना स्टार्ट हो गए बहुत बार। तो ये बॉदर करता है, लाइक डज इट बॉदर यू? ट्रोल, क्योंकि यू वर वेरी हिट एट वन पॉइंट एंड देन इट जस्ट चेंज्ड। बिकॉज इट चेंज्ड बिकॉज आई टर्न्ड एक्टर। बिफोर दैट जस्ट अच्छा नहीं, म्यूजिक में तो कभी भी ऐसा नहीं था कि वो म्यूजिक में तो पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं था, देयर वाज नो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू। सिंगिंग में इनिशियली आया वहाँ पे तो पहले साल में अवार्ड्स हो गए और 50 हिट्स इन अ रो, तो उसके बाद फिर वो पॉइंट ही नहीं था कि अब मैं क्या बोलूं। और आज द नेक्स्ट जनरेशन विच केम, वो इतना बॉडी ऑफ वर्क करता ही नहीं है, और अगर करता है तो इतनी सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि इट्स ऑल समवेयर लक एंड ब्लेसिंग्स, नॉट ओनली हार्ड वर्क, विच आई नो, क्योंकि इतने नंबर्स नहीं हो सकते जो नंबर्स हैं आज। तो जब एज एन एक्टर मैं गया, मैंने शिफ्ट किया, सो द होल आइडिया वाज कि ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज आज तक तो नहीं हुआ। कोई रॉक स्टार्स आर नॉट सुपरस्टार एक्टर्स, दैट्स द माइंडसेट। तो वैसे ही अगेन जैसे नेजल सिंगिंग के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट था, जब मैं रॉक स्टार से एक्टर बना तो उसमें अगेन ये पॉइंट ऑफ व्यू था, तो देन पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग, एंड ऑफ कोर्स उस वक्त उसमें बहुत ज़्यादा रॉ क्वालिटी थी, मेरी तैयारी भी उतनी नहीं थी, लेकिन फिल्में मिल रही थी बिकॉज ऑफ म्यूज़िक चल जाता था, तो कैलकुलेशंस वर ऑल सेट, तो पिक्चरें तो मिलती गई। बट उसमें जाकर
आज अगर बैडास रवि कुमार के रिव्यूज़ देखें तो वो रिव्यूज़ इतने मिलना जो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलते, वो पॉजिटिव मिलना, वो भी मुझे कोई पहली फिल्म में तो मिले नहीं है। 10-11 फिल्में करने के बाद, सीखने के बाद उसमें एक क्वालिटी आ गई है, ट्रेनिंग ली, एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें इट हैज़, मैंने बहुत एफर्ट लगा है। लेकिन उस एफर्ट तक पहुंचने के लिए जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये है यही करना चाहिए, वो जो सेट थिंकिंग है, उस थिंकिंग को चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और वो मैंने किया, तो उसकी वजह से वो ट्रोलिंग हुई है कि भाई ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं करना चाहिए। बट नाउ कभी बॉदर किया ट्रोलिंग? कभी बॉदर किया? नहीं, वो सब कभी नहीं। लाइक द ना, देखो सक्सेस, ट्रोलिंग कब बॉदर करती है? जब आप फेलियर हो। मेन बट एक लंबा गैप था ना दोनों, एक सक्सेस और नहीं, वापस ये रवि कुमार से पहले भी नहीं, बट मैंने तो एक्सक्लूसिव तो हो ही गया था ना। मैं ये तो नहीं था कि भाई मुझे काम नहीं ऑफर हो रहा है, मुझे कोई लेना नहीं चाहता है। सी सक्सेस तो मुझे पता है कि मुझे पिक्चर करनी है, तो 1 मिनट की बात है। सो फिल्म वॉज नेवर कि भाई मुझे मतलब म्यूजिक के लिए तो मिल ही जाएगी कोई पिक्चर जितनी करनी है। और बाकी फिर जब मैंने अपने लेबल किया तो ये बात थी कि अच्छा ये तो अब फिल्मों के बिना सिंगल्स में वो नंबर्स हो सकते हैं कि नहीं। तो वी क्रॉस्ड बिलियंस ऑफ व्यूज़, आई मीन मोर देन 22 बिलियन व्यूज़ जाना, एंड 10 बिलियन ऑडियो स्ट्रीम्स पे जाना। तो ये नंबर्स को टच करना विथ सिंगल्स, नॉट फिल्म्स, तो वो प्योर म्यूज़िक का कंटेंट हो। तो मेरे पास वो गाने थे। अगेन मैं 1000 गाने मैंने नए बनाए, और वो ड्यूरिंग कोविड वी स्टार्टेड द चैनल, एंड इट जस्ट अनदर लेवल, इट बिकेम अ सक्सेस। तो वो म्यूज़िक के मामले में कभी नहीं था। तो वो सक्सेस जो थी वो हमेशा कॉन्फिडेंस देती थी कि ये आई हैव टू जस्ट प्रूव टू बी अ गुड एक्टर। इफ़ आई कैन डिलीवर, इफ़ आई कैन बी दैट कैरेक्टर, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट म्यूज़िक के मामले में कभी भी किसी ने ट्रोल नहीं किया। इट वॉज ओनली कि क्यों एक्टर बन रहे हो, वाई क्या प्रॉब्लम है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई मुझ में है वो बात। अब अगर तुम में वो बिलीफ सिस्टम तुम्हारी अगर नहीं आ रही है, तो मैं तुम्हें कन्विंस करूँगा। मैं तुम्हारे बात का बुरा नहीं मानूंगा। अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू को जीतना है। उसमें डिफेंस मैकेनिज्म मेरा कभी भी नहीं था। इसीलिए आप देखेंगे कि मैंने कभी इंटरव्यूज़ देके कोई रिएक्शन नहीं दिया, या कभी भी रिएक्ट नहीं किया मैंने उन चीज़ पे, बिकॉज आई अंडरस्टूड दैट। बट अगेन लाइक व्हेन यू से कि भाई बुरा क्यों नहीं लगा, बिकॉज सक्सेस थी। सक्सेस नहीं होती तो बहुत बुरा लगा, तो फिर लगता कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आई अंडरस्टैंड कि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट मुझे दिल में कभी ये नहीं लगा कि उन्होंने ऐसा मेरे लिए क्यों बोला। इफ़ दे सेड इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, और वो पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। बट कभी ऐसा लगा कि, या डू यू एवर थिंक कि लोग मुझे सीरियसली लेते हैं कि फनीली लेते हैं? नहीं, वो एक्टिंग में तो लेंगे ना, क्योंकि एक्टिंग में देखिए मैं वो जो पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है कि लेजेंड बन के कि पापा जी बहुत अच्छे हो आप, और अब आपके वो गाने बहुत ग्रेट थे। मुझे आज भी चाहिए कि यू टॉक अबाउट दिल के ताजमहल में ब्लॉकबस्टर, यू डोंट टॉक अबाउट माय 25-year-old सॉन्ग्स। You will talk about them. वो लाइव शोज में जब वो हम एक्सपीरियंस लेंगे, which is now going to happen very soon. In the cap is going to be back and all that. So वो सब चीज़ों में तो वो है, लेकिन वो मेरा अभी तक वो सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है कि मैं वो पहले वो अरे वो गाना, जैसे मुझे बहुत ऑड लगता है कि अरे वो कैसा हुआ था, ये कैसा हुआ था। वो जो लेजेंड वाली फीलिंग है ना, वो मेरी बहुत दिल के ताजमहल में क्या हुआ था और इसमें क्या हुआ है, और क्यों ऐसा कर रहे हो, और ये करेक्ट नहीं किया आपने, वो करेक्ट नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ कि वो मैंने करेक्ट किया, और ये आज की बात करो यार, ये पिछले टाइम की बात करना, वो मेरा मेंटल प्रॉब्लम है। सो बट यू कैंट डिनाई दैट, वो दैट उसकी खुद की एक नहीं, उसकी जो वो लेगेसी है हम बने हुए। बट इश्यू क्या हो जाता है कि अगर मैं वहाँ इफ आई एम स्टक इन टाइम, देन मेरे लिए बहुत, क्योंकि वो बहुत बड़े हिट हैं, वहाँ पे पहुँचना, तो मेरे लिए ये हो जाता है कि आई हैव टू, जब मैंने हुक्का बार किया, इट वाज कंप्लीट री इन्वेंशन। तो उस वक्त
वो करने के बाद एवरीवन थॉट कि अब मैं और हुक्का, आई डिड प्रेम रतन धन पायो, हार्डकोर इंडियन, अगेन बैक टू द रूट्स ऑफ क्लासिक. सो एंड करते वक्त लगता था कि नहीं शायद वर्क नहीं करेगा, बिकॉज यू सपोज टू यू, अब आप 25 साल आगे जाने के बाद फिर पीछे जा रहे हो. बट आई हैव डन दैट. बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि फिर भी देयर हैज़ बीन 90% सपोर्ट ऑफ माई फैंस. उनका मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने जो सपोर्ट दिया है कि इवन वाइल एक्टिंग. और कुछ अगर जब मैं बहुत दिग्गज रिव्यूअर्स की भी बात करूं तो उन्होंने भी उस परफॉर्मेंसेस को जिस तरह से इनिशियली जो पिक्चरें नहीं भी चली कि ही इज़ ग्रोइंग. बट लीविंग फैंस असाइड, टॉकिंग अबाउट योर पियर्स, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, कंपटीशन है, ये लोग सब, डू यू थिंक दे रिस्पेक्ट यू एज अ म्यूजिशियन और दे सी यू एज अ ट्रेंड? No. They never see me as a trend. They actually look at me as a businessman. Everyone. Explain. See, if you ask any music guy, they do talk about my music. But they will talk more about my business sense. कि भाई इसने जो ये किया move, whether it's the cap, whether it's the videos, whether it's the scale, whether it's the aesthetics of how my products have never been aesthetically into, they've been very classy. So how to shoot and right time when you're at your peak, shift and become exclusive, stop working, again come back with something else so that you're not judged there. The music becomes immortal. So all this planning, they look at it as a business module, but they sometimes when I discuss with them, मेरे सब दोस्त हैं और म्यूजिक में तो हम लोगों की ये शोज के जरिए इतनी बॉन्डिंग है कि हम लोग खुल के बात कर सकते हैं. एंड 2 पैसे की भी वो फ्रिक्शन नहीं है, तो खुल के बात कर सकते हैं. तो उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस साइड, मेरा प्लानिंग साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. बट मैं ऑलवेज ये समझ रहा हूँ कि वो उतना स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट है तब ये बिजनेस हो सकता है. और वो ऑलवेज कब रिकग्नाइज वो करते हैं, बिकॉज जैसे आज सनम तेरी कसम का म्यूजिक आइकॉनिक हो गया, स्पॉटिफाई पे 7 के 7 गाने नंबर 1, तब वो मानेंगे. नमस्ते लंदन को नॉमिनेट ही नहीं किया, बाद में रियलाइज करते हैं अरे ये तो बहुत ग्रेट है, अल्ट्रा है, लाइक इट्स. तो आप समझिए, तेरे नाम, आशिक को जब आया तो लगता है कि ट्रेंड है, उसके बाद आशिक के बाद 50 और गाने उसी वक्त देना और फिल्म फेयर भी लेना, तब वो मानते हैं. सो और जब वो कंपेयर करते हैं, अगर मेरा बिजनेस साइड नहीं होता ना तो वो ये म्यूजिक को इतना ज़्यादा एक्नॉलेज तो करते ही हैं बट और रिस्पेक्ट करते हैं. हाउ डू यू डिसाइड ऑडियंस को चाहिए क्या, ये कैसे डिसाइड करते हो? आप बोल रहे थे कि ऑडियंस को जो चाहिए होता है मैं दे देता हूँ. मेरा खुद का अपना पर्सनल लाइकेबिलिटी जो है. अगर हमें ब्रेक करना हो, इन केस कोशिश करें अगर अपन इस फॉर्मूला को ब्रेक करने की, ताकि कुछ नए सिंगर सीख पाएँ, नए प्रोड्यूसर सीख पाएँ, कैसे ब्रेक करोगे? ये ऑडियंस को क्या चाहिए, डिसाइड कैसे करते हैं? ऑडियंस को डिसाइड क्या चाहिए करना, मुझे ये पर्सनली लगता है कि 2 तरीके होते हैं. एक कि आप कोई रेफरेंस को फॉलो मत करो, और आप ओरिजिनल अपना एक टेम्पलेट बना लो, वो चला नहीं चला. और एक तरीका है, इसमें बीच में मत, डोंट गो हाफ बेक्ड, या फिर आप एक टेम्पलेट फॉलो कर लो कि ओके मुझे आज का आशिक बनाना है, तो देन उसका सब कुछ आप उसको सिर्फ 2025 में उसको लेके जाते हो, बट उसकी पूरी सेंसिबिलिटीज़ को आप ट्वीक नहीं करते हो. तो रेफरेंसिंग को फिर आप सिर्फ टाइम ट्रैवल देते हो, उसके अलावा कुछ भी मत करो. देन इट हैज़ टू बी, आप ट्यून नया कर लो, लेकिन उसकी सारी सेंसिबिलिटीज़, उसका दर्द,
उसकी मॉडर्निज्म, उसका जो रोमांस का कनेक्ट है, उसके लिरिक्स का जो कनेक्ट है, उसका जो पूरा जो वाइब है, वो वाइब फिर आप चेंज जब करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा. सो रेफरेंसिंग हैज़ टू बी फॉलोड टू द टी एंड जस्ट टाइम ट्रैवल होना चाहिए. और या तो फिर आप ओरिजिनल हो. तो हम लोग अगर जैसे आप कहेंगे कि तेरे नाम के पीछे अगर आप मुझे कहें तो व्हाट इज इट, हर सुपर हिट रोमांटिक लेजेंडरी जो एल्बम्स होते थे फिल्म के, जहां हम बोलते थे कि यार रोमांस में हम दीवाने हो गए, प्यार में हमें हमारी गर्लफ्रेंड याद आ गई, उन लम्हों को हमने याद कर लिया, तो वो दर्द मत चेंज करो. और अगर आप रेफरेंसिंग नहीं कर रहे हो, फिर किसी से नहीं मिलना चाहिए वो गाना. It should be so Absolute original. new. Like I can say, Aashik Banaya is a reflection of Tere Naam. But it only the sound changes, but it is in the same space. But Tandoori Nights का कोई reference नहीं है. इस कोई बिल्कुल कोई अलग चीज़ है. अब जब हम तंदूरी नाइट्स को जैम कर रहे हैं तो हमको लगता है कि ये क्या है, ये क्या है. बट उसकी वो क्वर्की जो उसकी सेंसिबिलिटीज़ है, वो क्वर्की उसका मज़ा है. तो फिर उसको एक नया वो जो टेम्पलेट था हमने खड़ा कर दिया. फिर उसमें खींच मेरी फ़ोटो भी आता है और हुक्का बार भी आता है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, बट उसका क्वर्क है और बीट है और करेक्ट मेलोडी है. टॉप 3 अभी मेरे को गाने बताओ आपके करंट जो नए आपने सुने हो. गिव मी 1 इंटरनेशनल एंड 2 इंडियन. मुझे रियाना का अनफेथफुल अच्छा लगता है. पुराना है तो पुराना, बहुत काफी, बट आई लाइक इट. आई लाइक द पियानो इन दैट, लाइक रियली गुड. हाँ, और अदरवाइज हिंदी बताओ कोई 2. हिंदी में बहुत सारे हैं, बहुत सारे ट्रैक्स. एनिमल का ट्रैक आई मीन आउटस्टैंडिंग लगता है. कौन सा? सारे गाने अच्छे हैं. और जो जगजीत सिंह वो पंजाबी टप्पा जो कोठे से आ माइया से जो उन्होंने इंस्पायर होके वो किया है, बी प्राक वाला गाना जो उनका मेन जो क्लाइमैक्स की फाइट पे है. सो आई लाइक संदीप. सारी दुनिया जला दे. अनप्रेसिडेंटेड, आउटस्टैंडिंग. एंड वो संदीप बांगा रेड्डी का जो विजन है, उफ. सो एनिमल इज, एंड रणबीर इज अ ग्रेट एक्टर. आई मीन सो एवरीथिंग. एंड सो उसके ट्रैक्स आ रहे हैं अनदर लेवल. एंड मुझे लगता है कि भूषण जी का वैसे भी जब विजन करेक्ट उनको जैसे चाहिए वो पड़ता है ना, तो वो फिर बहुत बड़ा बनता है. सो एनिमल में वो चीज़ें, उनकी सेंसिबिलिटी सब बैठ गई. I mean, he wanted the right director who could make that film, you know, the right actor and the right music. And so that is something which is, excuse me, yeah, that was all. वो सब टिक हो गया. It became the biggest album. Great, yeah, and well deserved. So, you know, उसके बाद after Animal, I fell in love with this singer विशाल मिश्रा. या मतलब वो पहले से भी गाते हैं, पर आई थिंक वो पहले भी मैं के बाद से जस्ट वो कबीर सिंह में भी अच्छा है. हाँ, मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स उनके, बट इसके बाद रिकॉल वैल्यू मेरी नज़र में बहुत बढ़ गई. एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम ऑन सोशल मीडिया. ही इज वेरी गुड एंड ही नोज हिज जॉब. सो गुड, ही इज सो गुड. देखिए मेरे लिए ना, जब सलमान भाई ने मुझे एक बात बोली थी कि 50-100 हिट कोई भी दे सकता है, बात ये आती है कि तुम 500, 700, 1000, 1500 हिट दे सकते हो कि नहीं. और वो बात मेरे दिल में रह गई थी. बात ये आई थिंक तेरे नाम के बाद बात हुई थी हमारी. तब तक मेरे 50-60 हिट्स हो गए थे. उसके बाद तो वो देखो, वो मैं मोटिवेट करने के लिए हर नेक्स्ट बंदे को म्यूज़िक के वो ज़रूर कहूँगा कि 50-100 हिट कोई भी दे सकता है. ये बात मैं बट ये 500, 700, 1000 हिट कंटिन्यूसली देते रहना, वहाँ गेम है, वहाँ रियल है. बिकॉज बॉडी ऑफ वर्क जो है इतने सारे सिंगर्स में इवेंचुअली, एंड बिकॉज मेरे दिल में यही एक ही चीज़ होती है कि कोई भी बंदा जो इतनी मेहनत करता है और आगे आए, वो और आगे जाए. वो मेरे लिए, मेरे डैड ने जो मुझे एक सीख दी है ना, कि
जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक म्यूज़िक फ्रेटर्निटी से जो लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को देखते हैं एंड द बिजनेस साइड को नहीं जानते यहाँ पे। बट क्या आज पॉसिबल है आज के ज़माने में जिस हिसाब का कंपटीशन है 500,000 हिट देना? हाँ, पॉसिबल तब है जब उसके पास 1000 गाने हो। आज 99% 1000 गाने किसी के पास नहीं। एग्जैक्टली। तो बट क्यों नहीं बन सकते? मैं रोज़ एक ही गाना बनाता था, कोई रोज़ दिन में मैंने 5 गाने तो बनाए नहीं है, बट एवरी डे जैसे आप रोज़ तैयार होते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, आप चाय पीते हैं, आप अपनी फैमिली को मिलते हैं, फ्रेंड्स को मिलते हैं, इट्स रूटीन। तो एक गाना रोज़ इंसान बना ले अपना, 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा जो टाइम उसे जितना लगता है, वो कॉम्पोजिशन में तो शायद 15-20 मिनट ही लगेंगी, तो वो एक गाना रोज़ क्यों नहीं बना सकता है? और अपने स्टॉक में रखे, फिर उसे देखे, सुने, अगर उसे पसंद आए तो रखे, अगर उसको थोड़ा भी डाउट हो पहले उसको फेंक दे। बट ये यू फील कि आज भी पॉसिबल है? हाँ, 1000 गाने बनाना और 1000 हिट बनाना। हाँ, हिट देखिए, हिट मैं ऑलवेज ये कहता हूँ कि आज अगर आज कोई गाना हिट नहीं है तो शायद वो 2 साल 1 साल 3 साल में तो अगर ग्रेट है तो वो पकड़ ही लेगा। जो तो बना के डालते जाओ। हाँ, डालते जाओ, माने वो मतलब आज तो फिल्म, क्योंकि सी द बिगर प्रॉब्लम है इसकी, फिल्म्स उतनी नहीं है और इतनी फिल्म में लोगों को मौका नहीं मिलता, तो लोग कैसे इंडिपेंडेंटली स्पॉटिफाई पे अपलोड करने का ऑप्शन है या यूट्यूब पे अपलोड करने का ऑप्शन है, तो लोग बना के डालते थे। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि देखिए सिंगल्स में अभी क्लटर बहुत हो गया है। वो क्लटर विल नॉट रियली हेल्प न्यू सिंगर, मैंने उसमें लॉस्ट होने का चांस है। देन ही विल हैव टू पेशेंस रखना पड़ेगा तो होगा, अदरवाइज। बट मेन प्रॉब्लम है कि आपके पास उतने गाने ही नहीं है कि सामने वाले को आप मजबूर कर दो। आज भी अगर किसी के पास 8 ब्लॉकबस्टर गाने हैं जो सीधे आते ही सुपर हिट है, कोई भी फिल्म में, ये नहीं कि रणबीर कपूर की पिक्चर में वैसे भी नॉर्मल गाना भी होगा, वो अपने स्टार पुल पे लेके जाएगा उस गाने को। आपका गाना अपनी उस फिल्म से बड़ा है, तो आप आज किसी को भी फ़ोन कीजिए, वो आपको महीने भर में सिटिंग दे देगा और वो सुन लेगा और वो पागल ही हो जाएगा, बिकॉज वो उसको तलाश है फिल्मों में। प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास वो गाने हैं नहीं, उतने हैं नहीं बिलीफ सिस्टम में कि ऑप्शंस में they have one song, but वो one song is dependent on a lot of things कि ये सिचुएशन में होगा, ऐसा मोमेंट होगा सबको, तो वो शायद सामने वाले की सिचुएशन में नहीं होगा। बट ही शुड, अगर उसको रियली पैशन है तो फिल्म्स में करना चाहिए, बिकॉज फिल्म्स में भी उतनी ज़रूरत है सुपर, बिकॉज हर जो बड़ा कोई म्यूज़िक स्टार है उसके इतने अपने टेंट्रम्स है कि वो अपनी दुनिया में खुश है। कोई भी म्यूज़िक स्टार इज़ नॉट डेस्परेट कि वो ये पिक्चर में म्यूज़िक कर ले, वो ज़माना ख़त्म हो चुका है। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को भी एक्चुअली तलाश है वो बहुत ही डेडिकेटेड और पैशनेट और भूखे कंपोजर्स की, तो वो काम उनका हो जाएगा उससे। लेट्स गो टू योर ओरिजिन स्टोरी, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, कि आपका फर्स्ट ब्रेक सलमान खान ने दिया था, व्हाट वाज इट? माय फर्स्ट 4-5 साल की उम्र में ट्रेड मैगजीन्स पढ़ने के बाद मैं मेरे डैड के साथ था वंस। मेरे बड़े भैया जो he passed away and I was about 11 then. And then I joined my dad. So we wanted to, my dad was the first person to introduce electronic instruments in India. He was a leading musician. Then he became a producer. उनकी एक फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, एक फिल्म रिलीज़ हुई लेकिन छोटी फिल्म थी। तो then we signed, my dad signed Mr. Salman Khan for a film called Yuva. Okay. And that film never got made, but we made songs for that, which I had composed. And he told my dad that though this film is not being made now, I'll give Himesh a break. And then we got into serials, producing serials. And then I made very big serials. 16-17 साल की उम्र में I was making the serials of that time. जैसे जी पे, जैसे अंदाज, अमर प्रेम, आहा, जान, दम दमा दम दम, आशिकी, आंगन,
तो यू वर डूइंग म्यूजिक फॉर सीरियल्स? Produce. हाँ, ठीक I है। was producing those serials ठीक। as a businessman ओके, and made a lot of money with that. ठीक तो है। वो सीरियल और सारी सुपर हिट सीरियल्स थी, कोई 200 एपिसोड, कोई 400 एपिसोड्स एंड तो वो और बड़े से बड़े सुपरस्टार्स सीरियल में थे। माने इरफान भाई भी थे, ओमपुरी भी थे, रीना रॉय भी थी, राजेंद्र कुमार भी थे और फरहा भी थी, पूनम धिलोन भी थी और शेखर सुमन भी थे, कंवलजीत भी थे, सुदेश बेरी भी थे, एवरीवन वाज देयर। शबाना आज़मी एक सीरियल में थी, अनुपमा नाम की सीरियल थी, उस वक्त की अनुपमा, कुमार गौरव। सो अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर इन माय सीरियल्स एंड वो सारी सीरियलें चली तो आई वॉज वेरी बिजी डूइंग माई सीरियल्स और उनके टाइटल ट्रैक्स हमेशा मेरे होते थे, वो हिट होते थे। सो पीपल लाइक दोज टाइटल ट्रैक्स, तो नोटिस भी करते थे एंड आई यूज्ड टू ऑल्सो राइट दोज सीरियल्स। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। बट म्यूज़िक में आना था, बट वो मेरा माइंडसेट यही था कि ये 400 गाने हैं, मेरे बहुत फिक्स्ड आइडियाज़ थे कि इसको ये सीरियल में ऐसे नहीं आ सकता, ये वो फिल्म में आ सकते हैं, ऐसी कोई फिल्म होनी चाहिए, हमराज जैसी थ्रिलर होनी चाहिए। तो देन ये 7 गाने अगर अब्बास मुस्तान की फिल्म में आएंगे तो ये ब्लॉकबस्टर है। ये फिल्म एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार के साथ अगर एक दुखी फिल्म में आएंगे, एक बहुत ही दर्द भरे कैरेक्टर की लव स्टोरी में हो आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो तेरे नाम का लॉट था, तो ऐसे लॉट्स मैंने बना के रखे थे। ये डेविड धवन जी टाइप की पिक्चर में अगर होंगे तो ये कमाल लगेंगे। तो दुल्हन हम ले जाएंगे का पूरा ट्रैक डेविड जी के लिए पहले से ही बनाया था। मैं फिल्म इंडस्ट्री में मैं सीरियल्स बना रहा था, लेकिन मेरे पास सब रेडी था। ओके, तैयारी पूरी थी। हाँ, जैसे आज कोई नया बंदा आए और कहे कि मैं संदीप जी की फिल्म में ये म्यूजिक दूंगा जब वो कभी बनाएंगे, संजय लीला बंसाली की फिल्म में ऐसे बना के रख लूंगा मैं, और वो इतने ग्रेट हैं कि जब आएंगे तो वो आदमी मजबूर हो जाएगा आपको देने के लिए। तो पहले आप बनाओ। वो सारे मेरे पास 400 गाने रेडी थे। तो ये माइंडसेट कहाँ से आया, क्यों ये करते थे? बिकॉज दिस इज सो अनयूजुअल। हाँ, बट दैट वाज द ओनली वे ना, क्योंकि मेरे लिए ये था कि यार मैं सामने जब जाऊं तो उस इंसान को मैं कह सकूं कि सर ये सुपर हिट गाने दे रहा हूं मैं आपको और ये ब्लॉकबस्टर है। बट वो मेरे बोलने से तो नहीं मानेगा, उसको भी तो वो कनेक्ट आना चाहिए ना कि अरे बाप रे ये गाने ब्लॉकबस्टर है। तो वो दिन कभी ना कभी तो आएगा, विच मिस्टर सलमान भाई ने मुझे एक मौका दे दिया, प्यार किया तो डरना क्या में, जो उन्होंने वादा किया था। आई वॉज वेटिंग, आई वॉज मेकिंग माई सॉन्ग्स एंड सलीम अंकल ने, सोहेल भाई ने वो गाना अप्रूव कर दिया, प्यार किया तो डरना क्या। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंपोज दैट सॉन्ग बिकॉज वो मुगले आजम का जब प्यार किया तो डरना, वो गाने पे अब प्यार किया तो डरना क्या टाइटल है। सो ओढ़ली चुनरिया, तो वो ओढ़ली चुनरिया के साथ प्यार किया तो डरना क्या, तो वो फ्रेज जब बना, वो सुनाया और उनको लगा कि ये गाना, और वो मुझे ब्रेक दिया उन्होंने, वो गाना सुपर हिट हो गया। देन आई वाज ऑफर्ड लॉट ऑफ फिल्म्स। तो उसके बाद जब मैं सिटिंग करता था तो वो स्टॉक के गाने स्ट्रेट के, अच्छा ये आपकी ये पिक्चर है, ये सुनो, आधे घंटे एक घंटे में दुल्हन हम ले जाएंगे के गाने आप डेविड जी से पूछेंगे कभी 1 आवर, ऑल सॉन्ग्स लॉक्ड। हमराज 1 आवर, सारे गाने लॉक्ड, ऑल मेड पहले से, छोटी मोटी ट्वीकिंग। और फिर आपका अच्छा सनम मेरे हमराज, ओके ठीक है, इसको ये फ्रेज ऐसे करते हैं। वो मेरे पास अमर प्रेम टाइप का कोई एक ट्यून था, ओके अहिर भैरव राग, तो ये राग बेस्ड को मॉडर्न कंटेम्प्रेरी मेलोडीज़ और अरेंजमेंट में करके ये आपका फाइनल हो गया। उसके बाद महेश मांजरेकर जी कुरुक्षेत्र, ओके ये लॉट एक कॉप की कहानी है तो इसमें ऐसे गाने आने चाहिए। nice. So, ये सारे 400 गाने दाम फिर तेरे नाम के लिए सलमान भाई के साथ 1 आवर में ही लॉक्ड ऑल द सॉन्ग्स एंड दे वर ऑल हिट्स। हाँ, तो वो लॉट पूरा बन गया। उसके बाद जब वो सक्सेस होते गए तब उन्होंने कहा यार और गाने 50-100 तो बहुत हिट देते हैं आगे, तो मैंने और 400 बनाए, वो अगेन और ब्लॉकबस्टर्स सारे के सारे। तो वो जो लॉट बनता गया
और मैंने देखा कि हिंदी फिल्म में कभी नई कोई सिचुएशन आई नहीं है. गानों में क्या नई सिचुएशन है, रोमांस में फ्लेवर एंड फील होता है कि ऐसी पिक्चर में तेरे नाम में यू कांट हैव म्यूजिक ऑफ खिलाड़ी, खिलाड़ी में यू कांट हैव म्यूजिक ऑफ आशिक. तो आशिक में था, इट वाज ऑल अबाउट वेरी वेरी सेंशियस मेलोडीज, पैशन. और जैसे जैसे वक्त बदलता गया, इट वाज ऑल अबाउट फ्लेवर चेंज करो बट रोमांस के सारे अलग अलग. देन नमस्ते लंदन, जहाँ जावेद साहब ने ओ माय गॉड क्या लिखा. एंड अगेन वो सारे ट्यून्स जो बने हुए थे, तो उसको नमस्ते लंदन की जो एक डिविनिटी थी, एक सब्जेक्ट में जो एक तड़प थी, उसका करेक्ट सारे गाने बनते गए. वहाँ चकना चकना पंजाबी गाना पहली बार गाया मैंने. सो देन मैं जा रहा हूँ एंड ऑल दोज, यही होता प्यार है क्या, वीरानिया. तो आइकॉनिक. हाँ, सो वो जो सारे गाने बनते गए और वो लॉट में फिट होते गए. एंड यही मैं आज तक कर रहा हूँ. मैंने एक अभी इस पॉडकास्ट के लिए मैं ना रिसर्च कर रहा था आप पे, तो हनी सिंह की एक क्लिप देखी जहाँ पे हनी सिंह बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम आपने उनको कॉल किया था. He was doing singles. हाँ. So my son told me that this very superb singer rapper is there and he's done this song. तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया था. I have heard that track and I said it's great, yeah, we should do. Then I called him and then we did खिलाड़ी में Lonely. So initially yes, then we did the movie together. Expose में he was there, and so initially मुझे ये लग रहा है क्या होता है कि सक्सेस की जर्नी में पीपल डोंट सी कि वो मोमेंट पे जब आपके साथ एक बड़ा नाम जुड़ जाता है तो परसेप्शन उस आर्टिस्ट का वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर लोग उसे आईबॉल्स दे देते हैं. और वो आईबॉल्स से उसकी रियल टैलेंट बाहर आ जाती है. तो एक्चुअली वो सुपरस्टार कोई फेवर नहीं कर रहा है, वो वही कर रहा है जो उसके साथ किसी ने किया था ना. मेरे साथ भी तो सलमान भाई ने किया था ना. अगर मैं प्यार किया तो डरना कैसे स्टार्ट नहीं करता, तो शायद तो उस वक्त वो बहुत ज़रूरी होता है उस अच्छे आर्टिस्ट के लिए. तो इट्स जस्ट कि वो करना चाहिए जो आपके साथ हुआ, गिविंग बैक. हाँ, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट ऑल्सो. इसमें कितनी बार क्या हो जाता है कि कभी कभी पीपल फील दैट नहीं यार मैंने ये किया तो नाउ ही शुड ऑल्सो. बट आई थिंक दैट इज, वो एक्सपेक्टेशंस के बिना करोगे तो करेक्ट है. बट यू हैव वर्कड क्लोजली विद सलमान खान, राइट, लॉट ऑफ टाइम्स. उनमें क्या खासियत है? म्यूजिक सेंस कमाल है, फिल्म की सेंस कमाल है. सी उनको मालूम है कि ही इज पुलिंग द फिल्म ऑन हिज शोल्डर्स. ना डायरेक्टर, ना कंपोजर, ना कोई भी, वो सारी चीज़ों को वो कैरी कर जाएंगे ना. इट्स लाइक अ जुम्मे की रात, कांट वर्क विद एनीबडी. तो वो बस आपको वो देखना है कि वो उनकी इमेज को मैच करना चाहिए बिकॉज़ ही नोज दैट. बट एज एन एक्टर और एज अ स्टार उनमें क्या खासियत है, क्यों वो आज भी रेलेवेंट है, व्हाई पीपल स्टिल लव हिम? देयर इज बिकॉज़ years of years कोई और इतने वेरी गुड लुकिंग, वेरी कूल, वेरी ड्रामेटिक, very smart in terms of the scripts he selects, which is like what people want to identify as a hero. And except तेरे नाम, where he says himself कि भाई तेरे नाम के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई मत करना, अदरवाइज उनके सारे कैरेक्टर्स में वो उनकी वो सेंसिबिलिटीज जो है वो शुरू से रही है. आई मीन ही इज सलीम साहब्स सान्या, सो ही नोज. एंड जहाँ उन्होंने कुछ वीक डायरेक्टर्स के साथ भी फिल्म की, जो वीक इन द सेंस कि नॉट वेरी बिग नेम्स, बिग ब्रांड नेम्स नहीं. हाँ, ब्रांड नेम्स नहीं. तो वो फिल्मों में भी ही नोज कि ही कैन पुल इट ऑफ. तो वो दैट इज़ द रियल स्टार क्वालिटी. एक वैसा स्टार होता है जिसको हर तरफ से म्यूजिक भी ब्लॉकबस्टर चाहिए, डायरेक्टर भी चाहिए, लाइटिंग भी चाहिए, सब संभालने के बाद वो गिर संभल के एवरेज एक हिट दे देगा. एक होता है स्टार जहाँ पे वो बाकी चीज़ों को वो संभाल रहा है, स्क्रिप्ट एवरेज, म्यूजिक ओके, बाकी सब लाइटिंग वगैरह भी ठीक है, और वो पुल ऑफ कर रहा है बिकॉज आपकी नज़र ही नहीं हटती. तो वो then that's why they are superstars. You launched so many people and आपने बहुत लोगों को फ़ोन किया.
Honey Singh, because you were talking about him. What makes Honey Singh special? Honey Singh में क्या है ऐसा, क्योंकि वो बैक टू बैक आते हैं और गाने बना के बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ही इज ओरिजिनल इन हिज ओन जो उसका जो अपना एक स्पेस वो लाए ना, when he came up with whatever stuff he brought, he was original. तो वो चीज़ से बहुत बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि आप हर आदमी में एक एक्स फैक्टर होता है, वो एक्स फैक्टर को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है. मुझे लग रहा है कि दैट इज़ वेयर द आज कितने आर्टिस्ट होंगे अगर कभी वो सक्सेस नहीं पाते, बिकॉज कहीं ना कहीं जो उनके अंदर की एक्स फैक्टर क्वालिटी है वो बहुत ग्रेट आइडेंटिफिकेशन उनका है. और फिर उसमें जैसे मेरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ मी गोइंग इनटू द हाई पिच वॉइस विच पीपल कॉल नेजल, बट वो आइडेंटिफिकेशन जाना बहुत ज़रूरी है. बट मैं अगर अपने मन का रेडियो में आई वाज सिंगिंग इन मिडिल पिच, अगर उससे मैं लॉन्च ले लूँ तो फिर तो शायद करेक्ट नहीं बैठेगा. वो समझ भी होनी. तो आपका एक्स फैक्टर क्या है? एक्स फैक्टर नेजल वॉइस भी है. एंड सी आई टेल यू, जिस लेवल की डायलॉग डिलीवरी मैं कर सकता हूँ एंड एक अपनी मेरी जो स्पेस है एज एन एक्टर, उसको करेक्ट टेम्पलेट में करेक्ट तरीके से अगर प्रेजेंट किया जाए तो वो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी यूएसपी है. एंड दैट इज़ वाई द डायलॉग्स कि ये नंबर्स होना, इस म्यूज़िक के नंबर्स होना तो एक्सपेक्टेड था कि चलो बैड एस के नंबर्स हो जाए, बट डायलॉग के जो यूजीसी आपको पता ही है कि भाई इट्स ट्रैक्ट एवरीवेयर. तो इतने बड़े नंबर्स का डायलॉग्स का वायरल होना, तो वो डायलॉग्स को अगर आप उस अंदाज में नहीं बोलो जो रेट्रो अंदाज है, वो मुझे लग रहा है कि मेरी यूएसपी है. एंड बहुत और चीज़ों में भी मेरी यूएसपी है एज एन एक्टर, बट वो अभी तक उतनी टैप नहीं हुई है. एंड अगेन मैं आज ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ, शायद 3 साल बाद जब कोई वो टैप और हो जाएगा तब लोग ये बात मानेंगे, बिकॉज आज देखते वक्त भी शायद कुछ लोग ना माने इस बात को. तो आई पर्सनली फील दैट एज एन एक्टर आई एम completely so raw and I need the right films and I can do wonders. अब इसको सुनते वक्त भी कुछ लोगों को लगेगा कमाल का कॉन्फिडेंस है यार, बट अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार. सो इसको सुनते वक्त भी लोगों को लगेगा कि बहुत कमाल का कॉन्फिडेंस है, बट it's not confidence, I'm very sure about it. But वो जब तक उस मंजिल तक मैं नहीं पहुंचता, बैड एस तो सिर्फ एक शुरुआत है, बट वो मंजिल पे पहुंचूंगा मैं. तो लोगों को अभी लग रहा है कि इसने म्यूज़िक में वो चीज़ें हासिल की है, एक्टिंग में भी कहाँ की है. अभी जस्ट फर्स्ट बेबी स्टेप ले रहा है, बट एक्टिंग में वो चीज़ें होंगी जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, होगी 110% होगी. पर ऐसे जब आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो या लोगों को बताते हो इतने कॉन्फिडेंटली, हंसते हैं क्या बोलते हंसते हैं, माने बोलते हैं कि यार क्या है यार, बट बोलता है यार ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से आती है. उनका माइंडसेट बिलीफ सिस्टम पे. वही जैसे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई हिमेश एज एन आर्टिस्ट और एज ए बिजनेसमैन, तो बोलते बिजनेसमैन. अरे बट वो गाने, इतने बड़े गानों को भी तो दे दो. तो उसी तरह जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि आई कैन डू इट, तो आपको वो चीज़ दिख नहीं रही है या नहीं दिख रही है, इसलिए आप ये कह रहे हो कि यार ये बिलीफ सिस्टम. तो वो यही चीज़ पे आ जाती है, बिलीफ सिस्टम. बट माई सन बिलीव्स एंड माई वाइफ बिलीव्स नाउ. जब पहली बार कहा था तो हंसने लगी थी वो बहुत ज़्यादा कि क्या तुम, बिकॉज मैंने उसे कहा था कि आई एम टर्निंग एक्टर. सो शी सेड क्या कर रहे हो तुम. सो हंसते हैं, मतलब क्या बोलते हैं लोग कि तुझसे नहीं हो पाएगा, क्या आप फालतू बातें कर रहा है, क्या कर रहा है यार, मतलब ये कौन सा पागलपन है, ऑल ऑफ दिस. नहीं, उनका पॉइंट है क्यों इतना बड़ा म्यूजिक स्टार है, क्यों. मैं बोलता हूँ भाई मुझ में है, बट अब वो जब होगा तभी ना. अब जब मैं सीरियल्स बना रहा था और मैं बोलता कि ये गाने ये फिल्म में ऐसे उस डायरेक्टर को ले लेने चाहिए, ये ब्लॉकबस्टर गाने हैं,
तब भी लोग हंसते हैं। तो वो बोलेंगे क्या बात कर रहा है यार। इट्स इट्स अबाउट, जब तक हो नहीं जाता तब तक तो वो डिबेट रहेगा ना। डर नहीं लगता कभी? नहीं, अरे काम नो, मतलब माई पॉइंट इज कि अगर आपने एक लेगेसी बनाई, ठीक है, सो फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल आप एक इतने बड़े सिंगिंग सेंसेशन बने, राइट, तो उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर बने, म्यूजिक कंपोजर बने, बैक टू, नहीं आपने वो सब काम किया, राइट, एंड आप उसके लिए जाने जाते थे, एंड देन बट अब वो गाना तो आ ही रहा है ना। हाँ, वो अभी भी आ रहा है, वो अच्छा चल रहा है, बट पीपल वांट टू रिमेंबर यू एज दैट कि यार भाई वो जो कॉन्सर्ट भर देता था, लोग जो करते थे। मुझे मोटिवेटेड रहना है। पर अगर लेट्स से ये वर्क नहीं किया अभी एट दिस पॉइंट, नहीं किया तो और अभी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं कि यार ये तू क्यों कर रहा है, क्या है, कैसे कर रहा है, वो तो पहले। बट लोग फिर यही याद रखेंगे कि यार एंड में इसने अपना मजाक बना के छोड़ दिया। लाइक डू यू थिंक दैट विल बॉदर यू एट वन पॉइंट? अगर वो डरता तो मैं सीरियल प्रोडक्शन से म्यूजिक में ही नहीं आता। मुझे तो मेरे सीरियल वालों ने भी कहा था यार इतनी बड़ी बड़ी सीरियलें बन रही है, तो इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, ये म्यूजिक कंपोजर बन के जा रहा है, क्या होगा? एंड देन वापस तुम इतना ब्रेक ले लोगे तो वापस कैसे आओगे? तो तब नहीं डरे, तो अब क्या, अब तो सब कुछ पा लिया, तो अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। बट सी, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट बिलीफ सिस्टम, इट इज़ अबाउट द सेंसिबिलिटीज़ के इस कैरेक्टर में ये आदमी जो कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। दैट इज़ द पॉइंट आई एम ब्रिंगिंग टू द टेबल। जैसे वो हाई पिच वॉइस में उस टाइप के गाने में जो मैं आशिक में कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, या जो हार्डकोर डेटेड अगर मैंने लेबल पे गाने किए हैं तो सिंगल्स के साथ स्टूडियो वीडियोस में जो नंबर्स मैं ला सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो गाने तो वो कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। मैं वो बात इंस्पायर करके जा रहा हूँ कि यार नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अगर आप मेहनत करना चाहो, लोगों का प्यार, आशीर्वाद, दुआ आपके साथ हो। जय माता दी, लेट्स रॉक। You actually don't fear anything. Yeah, no, I fear एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंसान डरता ही है कोई भी चीज़ में ना बहुत। एंड ये मेरे डैड का जो हुआ वो हिला दिया मुझे। मैं पूरा ही बार बार हिल जाता हूँ, बिकॉज ही वॉज देयर विथ मी एवरी मोमेंट, ही वॉज देयर विथ मी। और हमने साथ में इतना काम किया, and he was working till the last day। उनकी अपनी डिवोशनल चैनल बहुत अच्छी जा रही थी, and it was and 10 minutes he passed away। तो वो इतना फेयर हो गया है, तो मुझे मेरी मॉम के लिए वो फेयर हो जाता है। Was he happy about you turning actor? Oh, extraordinary। He loved Ravi Kumar's character। उनको मेरी बाकी फिल्में ओके लगी थी, but he always felt that ये रवि कुमार का जो तुम्हारा कैरेक्टर है, तो एक्सपोज में जब उन्होंने देखी थी तो, एंड दैट टाइम इवन इरफान भाई हैड लव्ड इट। आई नो दैट 1 मिनट में उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्होंने बोला कमाल है। एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी ही लव्ड द फिल्म ऑल्सो। तो अरे यार, ओ गॉड, तो ये डैड के नाम से तो मैं, मेरे डैड को बहुत भरोसा था कि ये कैरेक्टर्स, तुम करेक्ट कैरेक्टर्स, बिकॉज इट इज़ अबाउट स्लॉट एनीबडी। या तो फिर आप बच्चन साहब की तरह महान हो, या शाहरुख सर की तरह, सलमान भाई की तरह, आमिर सर की तरह, ऋतिक की तरह, रणबीर कपूर की तरह, अक्षय जी की तरह, अजय जी की तरह। ये सब मैसिव स्टार्स हैं जो हर कैरेक्टर में फिट हो जाते हैं। बट अदरवाइज द अदर ग्रेट एक्टर्स need to be in a certain slot for them to work, and work big time, and then they can show their versatility. So I feel certain characters can really work. एक ऐसे बताओ, what do you think that your father must be telling you कि ये सही कर रहे हो और ये गलत कर रहे हो, क्या बोलते? If अगर आपको फादर का रोल for a second, हिमेश तुम इतनी जो एक्सक्लूसिवली काम कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। वो उनका स्कूल नहीं था, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम ओल्ड स्कूल। मतलब उनका ये था कि जो भी काम तुम्हें अच्छा आता है, यू शुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। वो मेरा उनके साथ हमेशा ही रहता था कि अरे ये क्यों छोड़ रहे हो, अरे ये क्यों छोड़ रहे हो। और मेरा यहाँ पे न्यू एज बिजनेसमैन आ जाता था कि अगर ये करूँगा
तो ये नुकसान है। 1 साल बाद आप वहाँ टाइप्ड हो जाओगे। आप अगर मैं वो एक्सक्लूसिव नहीं करता हूँ तो ये ब्रांड नीचे जाता है। तो वो जो सोच थी, वो जो कैलकुलेशन था, वो उन लोगों में वो अब आप देखेंगे कि ओल्ड स्कूल के जितने लोग थे उनका ये था कि यार इतना मत सोचो तुम लोग, जस्ट गो बाय द फ्लो। अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट आता है तो यू हैव टू गो अहेड एंड कर लेना चाहिए। और हम लोग आज एवरीवन आज अगर आप देखें तो बहुत सोच, बहुत कैलकुलेशंस आ जाती हैं कि ये करेंगे तो ये होगा, वो आएगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा, ये परसेप्शन आ जाएगा। तो उतनी सोच वो स्ट्रेट बोलते नहीं कर। और बाकी ये जितनी चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो वो बोलते ग्रेट, और करनी चाहिए एंड बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज और हमने साथ में सक्सेस भी बहुत देखी, तो वो कहीं ना कहीं हिज माइंडसेट वाज आल्सो कि बस इतना मत सोचो। बहुत उनको वो प्रॉब्लम थी कि too much of thought is the youngsters of today or today's people who are working is so much thought. इतना thought क्यों? क्योंकि एक्चुअली देखिए, जब हमने पहले वो इतना ग्रेट काम, मैंने भी इतना कुछ काम जो भी किया है, इतना सोच नहीं थी। बट अब अगर वो सोच नहीं हो तो कभी कभी लगता है कि वी माइट लूज आउट ऑन सर्टन थिंग्स। तो वहाँ शायद हम राइट हैं या रॉन्ग, मुझे पता नहीं है। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट। डू यू थिंक अवार्ड फंक्शंस रिग्ड होते हैं? नहीं, मैं देखिए पॉइंट ऑफ व्यू ड्रिवन है। क्या जो डिसाइड कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैच करेगा, उसको वक्त भी लग सकता है। अब नमस्ते लंदन का एल्बम आया, उसके ब्लॉकबस्टर था वो डे वन से। ऐसा तो नहीं था कि वो बाद में ग्रो किया। मैं सनम तेरी कसम का मान सकता हूँ, चलो वो अभी ग्रो हुआ वापस। अभी नहीं, वो एक्चुअली इतने सालों में ग्रो हुआ जिसकी वजह से फिल्म को फायदा हुआ री रिलीज में। बट इतने सालों में वो ग्रो कर रहा था। बट खींच मेरी फोटो डे वन से सनम तेरी कसम का ब्लॉकबस्टर था, विच मेड दर्शन अ स्टार। ठीक है, अकाशा ऑल्सो। तो नमस्ते लंदन का, चकना, मैं जा रहा हूँ, वीरानिया, यही होता प्यार है क्या, रफ्ता रफ्ता, सारे हिट, सारे ब्लॉकबस्टर। उसके बाद क्वालिटी, जावेद साहब के इतने ग्रेट लिरिक्स, और आप नॉमिनेट ही नहीं कर रहे हो। तो एक्टर्स भी सुपरस्टार, सब एक लोग यार, सब कुछ सुपर हिट है। उसके बाद ये होता है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू ड्रिवन इसलिए हो सकता है कि यार आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए। बट मेरे माइंड में ये नहीं आया कि मे बी समवन हैड अ प्रॉब्लम विथ मी। मैंने वो नहीं सोचा, उसको ये म्यूजिक नहीं समझ में आया। बट अपनी पर्सनल ओपिनियन को तुमने यूनिवर्सल ओपिनियन बना के अवार्ड फंक्शन में थोप दिया। अगर वो तुम्हारी सोच है तो मैं ये कहूँगा कि यार फिर भी देखो, ऑडियंस ने, भगवान ने उस चीज़ को बना दिया। और आज आई डोंट फील कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं ये बिलीव करना चाहता हूँ, वो पर्सनल था। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो रॉन्ग गया। बस वहीं तक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। बिकॉज अगर मैं नेगेटिविटी रखूँगा ना, वो मुझे तकलीफ देगा। यू नो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नमस्ते लंदन, मुझे I want to talk about 3 songs जो मुझे बहुत पर्सनल पसंद है in different parts of your life, and मेरे को उनकी बैक स्टोरी जाननी है। Okay, so first is नमस्ते लंदन का तो कोई भी सॉन्ग, मतलब चकना चकना से लेके मैं जहाँ रहूँ, whatever you pick song, मेरे को उसकी बैक स्टोरी बताओ कि मैं जहाँ रहूँ कैसे हुआ, लाइक मैं जहाँ रहूँ तो जावेद साहब ने एक ट्यून थी जिसके लिए इट वॉज फॉर मी a Jagjit Singh meets a हिमेश रेशमिया। मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ साथ है। ये जो लोज होते थे जगजीत जी के, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस यहाँ
याद साथ है, तेरी याद साथ है, तो तेरी याद साथ है, मैं जहाँ रहूं। तो वो जो दो हाई एंड लो का संगम था, वो मेरे लिए दिमाग में था। उसके बाद जावेद साहब ने उसके वर्ड्स किए, उसके बाद वो गाने को हम फिट करना चाहते थे। लास्ट में एक ऐसी प्रॉब्लम आई कि वो सिचुएशन वाइज, लेंथ वाइज वो फिल्म में नहीं जा रहे थे, तो एक्चुअली उसको बिगिनिंग के टाइटल्स पे डाला गया, ऋषि कपूर जी की जर्नी पे। एंड it sounds as a romantic song, but actually he's singing for the country. He's missing his country, which people don't realize also. So, because of the beautiful lyrics which Javed Saab did, it was कि वो मैं जहाँ रहूँ तेरी याद साथ है, but it connects so universally. So wow. वो मैंने अपने बहुत सारे गानों में किया, like if you see आशिक बनाया आपने, आप किसी को भी कह सकते हो। वो कहीं ना कहीं वो एक जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू रखना गाने में, सो दैट जब वो इंसान सुने तो वो अपने इमोशन से कनेक्ट करे उस वक्त के, नॉट ओनली द फिल्म सिचुएशन। इसकी क्या स्टोरी? आशिक बनाया आपने? आशिक बनाया मैं भी कार में सुनते हुए आ रहा है। It's an amazing song. So आशिक बनाया was also about कि चाहे जितनी फ्रेंजी क्लब में चल रही, हमें था कि एक गाना जो ऑफ कोर्स द पहले तो जब हमने उसका स्लो वर्जन रिकॉर्ड किया फॉर द सिचुएशन व्हिच वाज अ सेंशियस सिचुएशन बिटवीन अ बॉय एंड गर्ल, पैशनेट एंड दे जस्ट अबाउट टू कम क्लोज टू ईच अदर। वो होने के बाद जब उसका रिमिक्स प्लान हुआ, उसमें बात ये थी कि यार इसकी जो एनर्जी है विच इज़ गोइंग टू बी इन ऑल द नाइट क्लब्स, बट वो उसका कनेक्ट ये नहीं होना चाहिए कि कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन धमाल करो, ये करो, इट्स जस्ट एंजॉय द वाइब एंड लाइक हाउ अ डीजे वुड रियली कनेक्ट विद द क्राउड। इट वाज ऑल अबाउट वो नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए, वो दर्द का कनेक्ट चाहिए। तो वो सिंगर, वो विजुअल स्टार जो उसका है, वो कनेक्ट करेगा उस गाने, उसके इमोशन के साथ। वो माइक होगा, वो माइक यूं was very very impromptu, and then he's connecting there, और यहाँ पे crowd अपना पागलपन कर रहा है, and that it was new, it was different, and we just all felt that oh ये अलग connection है। You and इमरान हाशमी were आप लोग एक solid combo थे, like a धमाका combination। तो why did that stop? नहीं, बट ऐसा कोई मौका नहीं बना दोबारा काम करने का, अदरवाइज उस वक्त। बट वो तो मेरा सबके साथ, जिसके साथ भी कॉम्बिनेशंस हुए हैं, अगर हम देखें तो सलमान भाई, अक्षय जी, बॉबी, शाहिद, अब भी इवन विद विकी कौशल एंड बेबी तुझे पाप लगेगा विच सचिन जिगर कंपोज्ड। तो मैंने तो सबके साथ कहीं ना कहीं कोलैबोरेशंस किए ही हैं। बट वो इमेज इंटरलिंक्ड हो गई थी ना। हाँ, वो बिकॉज क्या था कि तब वो वीडियो का ज़माना नहीं था ना, कि फिल्म में जब मैं वो फिल्म का वीडियो कर रहा हूँ, जो उन्होंने एंड में रीमिक्स में भी डाल दिया फिल्म में, एंड उसमें तनुश्री थी वो वीडियो में, वॉज द हीरोइन ऑफ द फिल्म। तो लोगों को एक इट वॉज न्यू फॉर देम, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा हो गया कि अच्छा ये कोई कोलैबोरेटिव एफर्ट है या क्या है, वो कनेक्टिविटी का था। बट देन इट वाज ऑल पीपल न्यू कि ये क्या है। और फिर झलक में भी वापस हम साथ आए हैं, एंड फिर उसका वीडियो, एंड फिर वो जनाबे जानिया का वीडियो, ऐसे कुछ वीडियोस हुए जो साथ हुए, एंड देन कुछ शोज साथ हुए इनिशियल जब वो अपीयरेंस के लिए आते थे। सो ऐसा आई थिंक एक कनेक्शन बन गया है, बिकॉज अगर आपने आशिक बनाया, ही वॉज द हीरो ऑफ द फिल्म, एंड इतना म्यूज़िक बड़ा हो गया था, एंड म्यूज़िक में भी विजुअली आई वॉज देयर। सो वो
वो कभी कंफ्यूज किया है लोगों ने ऐसे आपके साथ आते हैं और आयु इमरान हाशमी और लाइक नहीं, डू दे कम टू कभी होता नहीं है, बट कभी स्टार्टिंग में कभी हुआ था? हाँ कभी हुआ होगा, एक आध बार हुआ होगा, जब वो आते हैं और वो बोलते हैं एंड देन हाँ बस वो इतने तक होता है, अदरवाइज मेरी तो इमेज बहुत हाँ, स्ट्रांग बहुत रही है इन टर्म्स ऑफ विजुअल परसेप्शन। एंड ऐसा कोई फॉर्मूला होता है फॉर यू गाइस और फॉर मूवीज की इस मूवी में एक गाना अरिजीत से गवा लो, एक गाना इससे गवा लो, तो ये तो देखो ग्रेट ही है। हाँ अरिजीत बिकॉज इट्स लाइक नहीं, बट अरिजीत का हर गाना हिट लाइक, बट अरिजीत हर गाने में फिट हो जाता है सर, ही जस्ट फिट्स इन टू एवरी सॉन्ग। तो वो फिर आई मीन कोई दूसरा ओपिनियन नहीं है उसके लिए। सो सोनू निगम ग्रेट, वो सब वो उनके साथ यू कैन गो विथ एनी सॉन्ग, कुछ भी दे दो कभी भी। हाँ मैंने दे विल डू देयर जॉब, चलना नहीं चलना फिर वो तो आपकी अपनी कॉम्पोजिशन है, वो लोग के बेकार गा के कभी निकलेंगे नहीं, वो तो अच्छा ही गाएंगे। सो उसमें वो फॉर्मूला आई डोंट थिंक वर्क करता है, बट टुडे it is more about the composition and the lyrics. He can pull it off with a good singer also. That is, it's not that. But if in that song you need the legendary voice, then you should go ahead with him. Go to them. If you are sure that in this voice I will pull it off without them, then you pull it off. And how much would, let's say, an Arijit would charge for a song? I mean, Arijit is not about money. It's about heart. अरिजीत इज नॉट अबाउट कि वो हाँ बोल दे वही बहुत है। हाँ मैंने अरिजीत करे तो कोई इसमें आई डोंट थिंक एनीबडी इज गोइंग टू डिस्कस अ प्राइस विद हिम, ही विल आल्सो बी रीजनेबल ओनली। आई डोंट थिंक, सी जब करना है, मैं वही बोल रहा हूँ कि द होल न्यू जनरेशन का मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट मनी। जो लोग समझते नहीं है, बिकॉज करना है तो फिर हर आदमी रीजनेबल हो जाता है ना, जब नहीं करना है तभी अनरीजनेबल बात आएगी कि यार करना नहीं, और सब एक्सक्लूसिव हो रहे हैं, सब टू मच थिंकिंग कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी। तो वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है रुक गई है, एक्सक्यूज मी, वो रुक रही है, रुकेगी, बिकॉज कोलैबोरेटिव जो एफर्ट होके एक चीज़ में सब जुड़ के कर रहे थे, वो सब अपने आप देखिए ना, कितनी बड़ी बड़ी फिल्मों में विलन जो है वो न्यू कमर है, बट उसमें स्टार विलन चाहिए। When you need a star villain, तो वो अब वो नहीं करेगा क्योंकि वो भी हीरो बन रहा है, वो विलन भी हीरो बन रहा है, और क्यों ना हो। सी अगर उसके अपॉर्चुनिटी है, उसको अपॉर्चुनिटी है, तो वो सोच रहा है मैं क्यों वहाँ पे एक कैरेक्टर रोल करूँ या विलन बनूँ। मैं स्टार्ट की बात करता हूँ एकदम। मेरी लाइफ का फर्स्ट कॉन्सर्ट एवर, जो कॉन्सर्ट भी नहीं था एक तरीके से, मतलब मैं अटेंड भी नहीं कर पाया था, बट वो आपका था इंदौर में। दिस इज मैं छोटा था और मेरे मामा के साथ वहाँ पे ना स्पॉन्सर्ड कोई बड़ी सी कोई कंपनी कोई ब्रांड स्पॉन्सर करती थी, एंड बड़े ग्राउंड में यू वुड बी देयर, और हम पहुँचे जैसे जैसे कहीं से जुगाड़ कर खुरा के टिकट्स बाइक से वहाँ पहुँचे हज़ारों लोगों के बीच में, एंड दूर से सिर्फ एक वो रेड कैप दिख रही थी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं देखा, और इतने में शायद कुछ भगदड़ मच गई या कुछ हुआ तो वी हैड टू रन आउट, तो कभी मैं अटेंड भी नहीं कर पाया, एंड दैट वाज माय मेमोरी ऑफ यू। सो वो मैडनेस थी एक टाइम पे अबाउट योर सॉन्ग्स, योर थिंग्स। तो क्या था उसके पीछे, मेरे को जानना है कि इट वाज अ वेल क्यूरेटेड स्ट्रैटेजी व्हिच आई फील लाइक कि वो ऑर्गेनिक था। क्या रीजन, लाइक ये रेड कैप उस तरीके से सिंग करना, वो लेदर जैकेट्स, लाइक ये इमेज बनाना था, क्या था? नहीं, वो तो लुक था इस नेजल वॉइस के साथ, एक उन गानों के साथ का जो कनेक्ट था, वो अगर आप गौर करें लोगों का ध्यान कैप पे था, लेकिन बात आंखों की थी। वो जो इमोशनल कनेक्ट था, वो जब तक अंदर से नहीं आएगा, तो वो इमोशनल कनेक्ट ऑफ दिस कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इन एवरी सॉन्ग ऑफ माइन वॉज द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी लवर। मोहब्बत का जो एक जुनून था, और वो कनेक्ट आंखों में था, एंड दिस होल कैप लुक, बिकॉज उस वक्त वो बाल उड़ गए थे तो वो भी ऑड लगता अदरवाइज, तो वो कैप लुक बन गया, जैकेट लुक, वो पहले ही गाने से वो लोगों को पसंद आ गया। बट व्हाट रियली वर्कड इन वो जो यूफोरिया बना, इसीलिए बिकॉज वो एक गाना नहीं था, तो एक साल में 50 हिट थे।
तो वो एक साल में जब 50 हिट होते हैं और वो हर जगह हर गाना, और फिर जो कॉन्सर्ट होता था, तो मैंने कैप के कॉन्सर्ट्स बहुत टाइम से नहीं किए, बट अगर आप देखिए मैंने पोस्ट ना किए हो, बट हर साल वी आर डूइंग मेनी कॉन्सर्ट्स इन द नॉर्मल हेयर लुक. ओके. या बट दोज हाई एंड एक जर्नी हमने की, हाई एंड कॉन्सर्ट्स की, हाई एंड प्रोडक्शन एंड बहुत बड़े मैसिव से. बाहर. और उसके बाद देन वी आर डूइंग कॉर्पोरेट, वी आर डूइंग वेडिंग, वी आर डूइंग नॉर्मल शोज, बट नॉट रियली टिकटेड वंस, जहाँ पर आप कोई फंक्शन है वहाँ चले गए. And in the hair look, not in the cap look, because cap में has been always been very exclusive and very grand. Cap cannot be used just anywhere and everywhere, and then you cannot dilute the brand also. So cap is वो एक वो शो का पार्ट है. ये शो का भी है और लोगों का एक्सपेक्टेशन. जब मेरा लेवल मुझे लाना था तो मेरा पहला गाना, पहले जो 4-5 गाने किए वो मैंने कैप में किए. सो अगेन इंसेन नंबर्स हैं तेरे प्यार में और सुरूर 2021. सो वो उसके साथ एक इमेज है, लेकिन उसको आप हर बार एवरी ईयर ऐसे नॉन एक्सक्लूसिव की तरह यूज नहीं कर सकते. दैट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, बिकॉज उसका ना एक इट नीड्स टू, जैसे अब धूम जैसी फिल्म हर 2 साल हर 1 साल में तो नहीं आ सकती ना. लाइव शोज का एक जो कैप का एक ऑरा है, वो आई हैव टू फील इट फ्रॉम विद इन कि भाई अब टाइम आ गया है. तो जब भी वो टाइम आया तो मैंने किया. एंड दैट इज व्हाई नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू डू माय कैप tour, you know. You're doing India tour? Yeah, I'm doing India. I'm doing worldwide. बहुत जल्द अनाउंस होगा. Worldwide? Yeah, everywhere. This year? Yeah, 100%. But it's too big. You know, you've seen positive side आपने देखा है सोशल मीडिया का, नेगेटिव साइड देखा है, वापस पॉजिटिव भी देख रहे हो. What is dark side of fame? Dark side is that कभी भी ना आपको वो नीचे जाने से आपको वैसे इनसिक्योर कर देता है. जैसे मुझे गज़ल बनानी है, मुझे अब भी अगर आप बोलो तो मेरे पास 4 ऐसी गज़लें हैं जो मुझे रिलीज़ करनी है. वो मुझे रिलीज़ ही नहीं करने का डर, मेरे में दम ही नहीं है, क्योंकि वो नंबर्स नहीं आएंगे. तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं कैसे आपको ये बता दूँ कि ये गाने में नंबर्स मत एक्सपेक्ट करो. मैं कितनों को ये बात बताने जाऊँगा. मैं आपके इंटरव्यू पे बोल दूँगा, मैं 4 मीडिया में ये बता दूँगा कि ये मैंने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए किया है. नेक्स्ट डे जब उसके नंबर्स नहीं आएंगे तो आप बोलोगे ये गाना फ्लॉप हो गया. अब मुझे वो और ऊपर से सोशल मीडिया तो बिल्कुल वो अच्छी तरह लिखेगा फ्लॉप. तो वो जब लिखेगा तो मैं वो ग्रेट 4 गाने नहीं कर सकता. तो अब ये सब ये प्रेशर मुझे इनिशियली होता ही नहीं. अगर मैं नया हूँ और फेम है ही नहीं मेरे पास, तो मुझे जो करना है मैंने किया है. वो सोचना ही नहीं है ना. मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. तो मैं पसंद आए नहीं पसंद आए, मुझे जो लगा मैंने वो किया. दैट इज़ द प्रेशर. वो ट्रैप है, और वो हो सकता है कि वो मेरे सबसे बड़े गाने हो. The dark side of fame is this. Major. की एक्सपेक्टेशन लोगों की इतनी हाई है. हाँ, जैसे कुछ भी उसके बिलो डिलीवर करोगे तो खत्म. हाँ, नमस्ते लंदन के बाद मी एंड जावेद साहब हैव नेवर वर्क टुगेदर. नाउ वी हैव मेड 7 historic blockbuster songs. I can promise you that they are not, Namaste London is nothing in front of this. उस लेवल के गाने बन गए हैं, बट वो कितने साल लगे. तो वो जब एंड नाउ it'll be there for a film. तो वो कब आएंगे वो? हाँ, बस 1 साल में आने चाहिए, बिकॉज नाउ द स्क्रिप्ट इज ऑलमोस्ट लॉक्ड एंड वी आर स्टार्टिंग द फिल्म. एंड वो मेरा, और उसमें क्या है ना, वो इतना टाइम भी क्यों, गाने बन गए, उसके बाद सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है. बिकॉज लव स्टोरी ओपनिंग नहीं लेगी, ट्रैक्शन कैसे करेंगे. वो इतनी ऑर्गेनिक और डिवाइन स्पेस में है, और वो रोमांस की पीक है. तो वैसी लव स्टोरी चाहिए जो मेरे साथ करेक्ट वर्क करे. वो
इतने ग्रेट गाने हैं कि म्यूजिक सुपर हिट ही होनी है, सुपर हिट है म्यूजिक। मैं कॉन्फिडेंटली, जैसे मैं जब जोश एकदम श्योर होता हूँ, मतलब ब्लॉकबस्टर है वो गाने, एक एक वर्ड, एक एक पोएट्री जो उन्होंने लिखी है और जो कंपोज हुई है और जो, वो अलग ही चीज़ है। बट जब वो गाने आएंगे तो वो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट नीड्स अ लव स्टोरी विच कनेक्ट्स। नाउ लव स्टोरी में ट्रैक्शन, ओपनिंग, बातें, वो सिर्फ वो इतनी, आपको बोलते हैं ना कि वो इनसिक्योर मुझे नहीं होना है, और वैसी सब्जेक्ट चाहिए जो उसके साथ कनेक्ट हो। इट कांट बी इन अ हार्डकोर फिल्म, इट नीड्स अ पैशनेट लव स्टोरी। तो अब उसके लिए इतने साल हम लोगों को लगे, वो गाने बनने के बाद भी 3-4 साल से हम सब्जेक्ट ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा। अभी हम बस ऑलमोस्ट हो गया है। तो वो गाने, तो ये सब चीज़ें में, इनसिक्योरिटी में कितनी चीज़ें डिले हो जाती हैं, जो सब लोगों का जो एक्सक्लूसिव बनने की हमने बात की कि we become exclusive, we don't do stuff which is so organic and so straight from the heart because of numbers के प्रेशर में सब गड़बड़ होता है। सोशल मीडिया पे जो लाइक्स एंड व्यूज आते हैं, उससे मूवी पे फर्क पड़ता है? नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे जो वायरल जाते हैं वो लोग आते हैं? नहीं। क्या मैथ होता है? लाइक इज देयर एनी मैथ? सोशल मीडिया का जो कन्वर्जन है, इंस्टा का, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फिर थिएटर्स, सबका अलग, एक्सक्यूज मी, सबका अलग अलग है। क्या एक्सप्लेन थोड़ा सा? नहीं, यूट्यूब का अपना मार्केट है, वो यूट्यूब शॉर्ट्स, और दूसरे जो यूट्यूब UGCs, वो नंबर्स अलग है। जो गाना ऑडियो स्ट्रीम्स पे है उसका अपना मैथ्स है। इंस्टाग्राम पे अलग ही दुनिया है, वो एक दुनिया। आपके कोई ब्लॉकबस्टर अगर इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ है, हो सकता है वो कन्वर्ट ना हो सकता है हो, बट कोई रूल बुक नहीं है। लाइक इंस्टाग्राम पे कितनों के क्या क्या फॉलोअर्स हैं, बट वो कन्वर्ट ही नहीं होते। म्यूजिक वीडियो भी आता है तो उनका कोई कुछ भी नहीं होता ही नहीं है। सो और थिएटर एक अलग दुनिया है, और सैटेलाइट पे जो फिल्में थिएटर पे नहीं चलती, वो सैटेलाइट पे ब्लॉकबस्टर है। ऐसी कई फिल्में, सैटेलाइट का अलग दुनिया है, OTT का अलग दुनिया है। सो यूनिवर्सली ये जो इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए जो पहले नहीं थे, तो एक डायमेंशनल, एक जो फिल्म जिस तरीके से प्लान होती थी वो प्लेटफॉर्म पे आती थी, और वो एक सेक्शन हमें पता था। आज आप यूनिवर्सली जब चाहते हैं कि एक फिल्म चले, तो इतने प्लेटफॉर्म्स को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा सब्जेक्ट ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा गाना ढूंढना। और वो टाइम एंड अगेन आई हैव बीन एबल टू डू दैट, कि यहाँ भी चले, वहाँ भी चले, स्पॉटिफाई पे भी चले, स्पॉटिफाई का कूल क्राउड भी उसे पसंद करे, और यूट्यूब का यूनिवर्सल ऑडियंस भी उसे पसंद करे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट वो दैट इज़ द चैलेंज। उसको एक तरीके से ये बोलना कि नहीं, मैं नहीं बिलीव करता हूँ, मैं तो यही ऑडियंस को, भाई ट्राई हार्ड, मिलेगा। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो यूनिवर्सली भी कनेक्ट करती है। आई हैव अ क्यूरियोसिटी, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। अब डम्बल्स लेके हैमर कर्ल करके गाने क्यों चलाते हो? लाइक व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? नहीं, वो मैं तंदूरी नाइट, वहाँ से उसकी पीछे स्टोरी क्या है? नहीं, उसमें कुछ नहीं। मेरा तो, मैं जिम में था और इट वॉज ऑल अबाउट, यार बहुत कभी कभी क्या होता है, सीरियस हो जाती है बात, क्योंकि आपका माइंडसेट ये होता है कि बॉडी नहीं बन रही है, और यू नो प्रोटीन गट के लिए वो नहीं है, तो आप वो बढ़ा नहीं सकते हो। ये सब कैलकुलेट, उसमें जब एक, यार ये सब बहुत सोच के मस्ती करते हैं। और मेरे लिए ये था कि इट वॉज नॉट, इतना मैंने कोई थॉट नहीं दिया था। आई लाइक्ड इट। तंदूरी सुन के ही मुझे क्वर्क लगता है, तंदूरी पे गाना अगर कोई आदमी बना सकता है तो, एंड इट वर्कड। एंड विद टाइम ना, तंदूरी नाइट्स वाज गेटिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर। मुझे लगा यार ये जाएगा बहुत अच्छा, ये अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम की रील्स थी, आई थिंक कोविड का ही टाइम था तब, तो वो कर दिया। तो वो जिम रील्स बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद थी, और मुझे लग रहा था कि अगर पसंद आ रही हैं तो एक दो मैं कर लेता हूँ बीच बीच में। तो मैंने एक्चुअली 7-8-10 जो भी की होगी जिम की रील्स, वो लोगों को पसंद आती थी। उसमें एक फन एलिमेंट था, एक था कि इसके सोच ये थी कि लोगों की सोच ये थी कि ये क्या सोच के कर रहा है ये, बट एक्चुअली मैंने सोच के नहीं किया है। इट वाज जस्ट कनेक्टिंग, एंड वो म्यूज़िक के साथ मेरा वो 1 घंटा, अगर मैं एक अगर वो मैं खुद भी देख रहा था और जिम में हूँ, तो वो
जो अगर एक स्ट्रेस चल रहा है वर्कआउट को लेकर या बहुत एक इंटेंस मूड है, वो ब्रेक करके आप एक अलग ही स्पेस में चले जाते हो, पूरा थॉट बदल जाता है ना, आपको लगता है यार कि जस्ट चिल यार, ज़िंदगी को एंजॉय कर भाई। क्योंकि कभी कभी हम लोग बहुत अपने आप को सीरियसली ले लेते हैं कि भाई अरे इतना काम किया, इतना बॉडी ऑफ वर्क है, तो हाउ कैन यू डू दिस, इट वाज जस्ट रैंडम। एंड ऑफ कोर्स आई टेक माय, बट अभी भी डालते हो ना? नहीं अभी नहीं डाला है, करीबन आई थिंक 6-8 महीने से तो नहीं डाला है। जिम की तो कोई रील डाली नहीं है। आई डू आस्क माय सन, उसको मैं दिखा देता हूँ, डैड गो अहेड यार, ओके कुछ नहीं। हाँ हैमर कर्ल करते करते वंडर की सेम अलग अलग गाने पे चलते जा रहे हो, क्या है ये? एंड देन तो फिर क्या हो जाता है कि देन समटाइम इट्स ब्रांडेड पोस्ट भी होते हैं, सो इट वाज जस्ट वर्किंग, बट इट इज नॉट। मैं तो कोई भी चीज़ को करने के बाद फिर उसे करता ही नहीं हुआ, मैंने जस्ट थोड़े दिन चला दिया, हो ट्रेंड है, मज़ा आ गया। ऐसे तो बहुत यार, सो इट्स नॉट, ऐसा सोचा ही नहीं था कभी उसके लिए। व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ सबसे ज़्यादा आज? नहीं, मुझे तो किसी भी तरह सारी राइट स्क्रिप्ट्स चुननी है फिल्मों में। तो अभी हमने जो फाइनल की है, वी आर अनाउंसिंग आवर न्यू स्लेट ऑफ फिल्म्स, और उसके सब्जेक्ट्स करेक्ट होने चाहिए, जो मुझे करेक्ट लग रहे हैं वो करेक्ट जाने चाहिए। उसमें म्यूजिक, पर डर किस बात पे लग रहा है? नहीं तो स्क्रिप्ट्स अगर करेक्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ द पोजिशनिंग जॉनर ऑफ द फिल्म, इट नीड्स टू, बिकॉज सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है कि पहले आपका बेस कॉस्ट रिकवर करने के लिए आपका स्पेस करेक्ट हो जाए। स्पेस ही रॉन्ग गया तो ग्रेट फिल्म भी होगी। तो आज के ज़माने में ट्रैक्शन। गिव मी अ स्नीक पीक, नेक्स्ट क्या करने वाले हो? कोई स्पेस? रवि कुमार तो वापस आएगा ही। ओके। एंड एक कमाल कैरेक्टर है विजय कुमार फ्रॉम विजयवाड़ा, जो अब रवि कुमार के वर्ल्ड में आता है या उसकी सेपरेट फिल्म बन रही है वो डिसाइड होगा। एक ये जावेद साहब के साथ जो गाने बने हैं वो एक लव स्टोरी में आएंगे। एंड देन ये सब एंटरटेनिंग वाले जोन में ही है सारे कि कुछ भी सीरियस नहीं, दैट इज अ सीरियस लव स्टोरी। जो जावेद साहब वाले गाने तो कांट कम इन अ वेरी हार्ड कैजुअल एंटरटेनिंग। It's a love story, intense love story. And then there is one film where I'm not acting, which is Janam Teri Kasam, with Radhika and Vinay as directors, which we are producing. उनमें कौन actors? वो अभी अनाउंस होगा, but historic music, historic. I mean historic. Sanam Teri Kasam is 10% of Janam Teri Kasam's music. So good. तो वो गाने और it's another level. And then there is one more film in the cap, which वो cap का tour live shows के साथ साथ then the film will be announced. Nice. Because I haven't done a cap film since a long time. So again great music उसका बना है. Then there is a horror comedy also. So फिल्में की slates तो काफ़ी announce होगी. Plus I want to I will be signing up 2 films which will not be produced by me. तो वो भी है, वो भी अनाउंस होगी। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट मेन चीज़ है कि ये सारे डिसीजंस करेक्ट जाए। बट फुल फ्लेजेड एक्टिंग इज अ करियर फॉर नेक्स्ट 10, 20, 30 वो तो हमेशा ही है, वो तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज इट ओनली टेक्स मी फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ माई फेस वैल्यू और द मनी और द पैशन दैट आई हैव। बट ऑफ कोर्स म्यूजिक इज नेवर स्टॉपिंग। So right now you can say that कोई भी कभी we are a label, कभी I am a composer, कभी I am a singer, I am working with other composers, कभी I am an actor, कभी I am a producer, and everything is there. होता ही। Fair. Well, perfect. अभी तक I'm not a director. That. Well, perfect. It answers. Thank you for answering all my questions. Yeah. Enjoyed Pleasure it. talking to you, sir. Great. Thank you so much for coming here. Thank you so much. Thank you. Bye. Hi. Hello. How are you? Very good. Pleasure meeting you, sir. Please have a seat. कैसे हो? How are you doing? But लोगों ने मूवी illogical fun point of view से देखी। Of course, तो वैसे ही है ना। तो मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि फिल्म को वो सेंसिबिलिटीज में तो मैं कभी रॉन्ग नहीं गया हूँ।
इन टर्म्स ऑफ कि भाई हमने कभी ये नहीं कहा कि ये बहुत ही सेंसिबल फिल्म है, हम रेट्रो एरा को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लॉजिक इज़ ऑप्शनल एंड पहले ही वो डिस्क्लेमर आ रहा है कि ये पुरानी मज़ेदार फिल्मों का दौर बहुत ही दिलचस्प होता था, तो आओ जी लो फिर से एक बार उसी दौर को, पहन लो 80s की मसाला फिल्मों का चश्मा, लेट्स सेलिब्रेट द गोल्डन एरा ऑफ एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.